Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में लेक्चर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज अबाउट किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर एक बेसिक रेजिस्टेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से बॉडीज अपने आप को और अपने ऑर्गन्स को हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाती हैं। लेकिन बाज औकात बॉडी के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हम डिस्कस करते हैं किडनीज के बारे में और उनमें आने वाला पहला कॉम्प्लिकेशन या डिजीज जिसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। हम जानते हैं कि अनयूजुअल सिचुएशंस जो हैं वो बॉडी के अंदर पेश आ सकती हैं और कई दफा अनयूजुअल सिचुएशंस जो हैं वो किडनी डिजीजेस का बायस बनती हैं। इन्हीं में एक डिजीज किडनी स्टोन्स भी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम स्टोन्स को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि दीज आर हार्ड स्टोनी क्रिस्टलाइन मटेरियल, और ये मिनरल से बने हुए होते हैं और ये मिनरल्स जो हैं ये आपस में चिपक जाते हैं और ये छोटे छोटे पत्थर यानी कि पेबल्स बना देते हैं किडनी के अंदर, और वो पेबल्स क्रिस्टलाइन होते हैं, स्टोनी होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि पेल्विस के अंदर और यूरेटर के अंदर छोटे छोटे पेबल्स मौजूद हैं। इनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब ये जो किडनी स्टोन्स हैं इनकी स्पेसिफिक केमिकल नेचर होती है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्योंकि ये मिनरल से बने होते हैं तो टाइप ऑफ मिनरल के ऊपर ही टाइप ऑफ किडनी स्टोन भी हो सकती है। डिफरेंट किस्म की कंडीशंस जो कि बॉडी के अंदर होती हैं और वो किडनी स्टोन्स का बायस बनती हैं। तो जब किडनी स्टोन्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो द फिनोमेना ऑफ हैविंग किडनी स्टोन्स इज टर्म्ड एज नेफ्रोलिथियासिस। और हम देखेंगे कि अगर किडनी स्टोन्स हो जाएं तो उससे बॉडी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स की वजह से आने वाला पहला कॉम्प्लिकेशन दैट इज यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, कि यूरिन की मूवमेंट जो है वो फ्रीली नहीं हो पाएगी और उसमें रुकावट आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर और किडनी के अंदर इन्फेक्शन का खतरा है। और अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग रहे तो किडनी फेलियर की तरफ भी लेकर जा सकती है। सो हम ये देखेंगे कि किडनी स्टोन्स बॉडी के अंदर बनते क्यों हैं। तो पहली बात ये है कि किडनी स्टोन्स बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीजेस की वजह से बनते हैं, और वो कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो किडनी स्टोन्स की तरफ लेकर जा सकते हैं उनमें पहला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हाइपरकैल्सीमिया, कि जिसमें ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल राइज कर जाता है अबव देन नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम ब्लड के अंदर हो जाएगा। इसी तरह से हाइपर ऑक्सलूरिया, कि जिसमें इंक्रीज्ड ऑक्सलेट लेवल बॉडी के अंदर हो जाता है और ब्लड में ऑक्सलेट आयंस का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है एक नॉर्मल लेवल से। ऑक्सलेट जो हैं ये हमारे पास टोमेटोज के अंदर और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, तो वो भी ऑक्सलेट का सोर्स हो सकती हैं। जब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं और मिनरल्स का लेवल बॉडी में और ब्लड के अंदर राइज करना स्टार्ट कर देता है तो ये फेवर करता है किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन को। और डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स हमारे पास जो बनते हैं उनकी केमिकल नेचर देखेंगे हम। जैसे कि हमने प्रीवियसली कहा कि किडनी स्टोन्स की डिफरेंट केमिकल नेचर हो सकती है और हम उनके परसेंटेज यानी कि ऑकरेंस देखेंगे कि किस टाइप का स्टोन पेशेंट्स के अंदर कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं 70% स्टोन्स जो हमें मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स 15% हमें मिलते हैं, और फाइनली हमारे पास यूरिक एसिड के स्टोन्स जो हैं वो 10% हैं। जो रिमेनिंग 5% हैं वो सम अदर मिनरल से बने हुए किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। सो किडनी स्टोन्स जो हैं ये तब बनते हैं जब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड में ज्यादा मिनरल्स होने की वजह से इन मिनरल्स और आयंस का लेवल यूरिन के अंदर भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट होना शुरू कर देते हैं। ये मिनरल्स आपस में चिपक के छोटे छोटे स्टोन्स बना देते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बना देते हैं। किडनी के अंदर भी बना सकते हैं, यूरेटर्स के अंदर भी बना सकते हैं। और अगर कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन की स्टेट रहे और अगर आप पानी की इनटेक कम करते हैं तो आपका यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वो कॉमन रीजंस हैं कि जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है ह्यूमन बॉडीज के अंदर।
जब किडनीज के अंदर किडनी स्टोन्स बन जाते हैं तो फिर उनके क्योर की बात की जाती है कि उनको ट्रीट कैसे किया जाए। और ट्रीटमेंट में हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज व्हाट वी कॉल लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है कि जिसमें हम किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं और इसको परफॉर्म करने के डिफरेंट हमारे पास वेज हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है कि जिससे लिथोट्रिप्सी को परफॉर्म किया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। हम देखेंगे कि इसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा और इस टेक्निक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है जो कि डायग्नोस हुआ है विद किडनी स्टोन्स और अब हमने इसको ट्रीट करना है। सो हमारे पास एक मशीन और इक्विपमेंट मौजूद है कि जिसके अंदर हमारे पास एक्सरेज या फिर अल्ट्रासाउंड का सोर्स मौजूद है। तो हम आउटसाइड द बॉडी उस पेशेंट की बॉडी के अंदर किडनीज के अंदर क्या करेंगे, एक्सरेज या फिर अल्ट्रासाउंड्स को डायरेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनकी मदद से किडनीज के अंदर जो स्टोन्स मौजूद हैं उनके ऊपर ये रेडिएशंस फेंकने से इनको हम ब्रेक करें इनटू टाइनी पीसेस। और जब ये ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में तो उसके बाद ये छोटे पीसेस में ब्रेक होके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चले जाएंगे। और ये जो किडनी स्टोन्स हैं ये किडनी के अंदर भी हो सकते हैं, यूरेटर के अंदर भी हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर भी हो सकते हैं और इन तमाम लोकेशंस के लिए लिथोट्रिप्सी को कामयाबी के साथ अप्लाई किया जा सकता है और इसको यूज किया जा सकता है। और इस टेक्निक में किसी किस्म की सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, हम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी रेडिएशंस को डायरेक्ट करते हैं जैसा कि डायग्राम के अंदर देखा जा सकता है। किडनी स्टोन्स के अलावा भी किडनीज के अंदर डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं और एक प्रॉब्लम जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं, इसमें किडनी के फंक्शंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब और डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और किडनी का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना। जब इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाए और किडनी की जो एफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये किडनी फेलियर है। आमतौर पे ये तब होता है जब किडनी के नेफ्रॉन्स प्रोग्रेसिव और आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और नेफ्रॉन्स के अंदर भी स्पेशली नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है वो पोर्शन डैमेज होना स्टार्ट होता है और ग्लोमेरुलस ने ही ब्लड को फिल्टर करना है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर किडनी की एफिशिएंसी ऑफ ब्लड फिल्टरेशन कम हो जाती है। हम देखेंगे कि डैमेज क्यों होता है। इस डैमेज होने की सबसे पहली रीजन है जी केमिकल, कि कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बंदे की बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उसकी डाइट में जा रहे हैं या वो कोई ड्रग्स ले रहा है जिसकी वजह से नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं, या कोई पैथोलॉजिकल कॉज है और उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसकी किडनीज को डैमेज कर रहे हैं। बहरहाल जब भी किडनी का डैमेज होगा तो उससे क्या होगा कि ब्लड का जो प्लाज्मा है, जो उसका लिक्विड पोर्शन है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट खास तौर पे यूरिया का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये इस बात की इंडिकेशन है कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही। इसको हम किडनी फेलियर या रीनल फेलियर टर्म करते हैं। और इसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर कौन से हैं? द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारी किडनीज ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि एडीएच, जो कि ब्लड के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कंट्रोल करता है कि ब्लड के अंदर पानी कितना रहेगा वो डिटरमिन करता है। तो जितना ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है। सेकेंडली, जब किडनी डैमेज होती है तो ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल राइज करता है। यूरिया लेवल बढ़ने की वजह से जब ब्लड के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पानी बाहर से मूव करके ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड का वॉल्यूम चेंज होगा जिससे ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम जो है दैट इज एनीमिया। एनीमिया एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें बॉडी के अंदर इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते और रेड ब्लड सेल्स की काउंट कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। एनीमिया कैसे होता है? किडनी डैमेज की वजह से किडनी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि रेड ब्लड सेल्स के बनने में हेल्प करते हैं। तो जब किडनी फेलियर होता है तो वो हार्मोन्स भी प्रॉपर नहीं बन पाते जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया भी पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस और अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये कॉम्प्लिकेशंस मजीद वर्स होते जाएंगे और ये हमें इंजूरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स और रिजल्ट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं।
किडनी फेलियर्स दो तरह के हो सकते हैं। किडनी फेलियर्स में हमारे पास एक किडनी फेलियर जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर कहलाता है और दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर कहलाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो क्रोनिक रीनल फेलियर है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव होता है और आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है बॉडी में, और डेटीरियरेशन और किडनी की जो खराबी है वो चलती रहती है और ये लॉन्ग टर्म में जाके अपने सिम्टम्स जाहिर करता है और तब तक इतना डैमेज हो चुका होता है कि ये इरिवर्सिबल हो जाता है, इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। एक्यूट रीनल फेलियर वो रीनल फेलियर है कि जिसमें अब्रप्ट या सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होता है एकदम से, और ये आम तौर पे यूजुअली विद इन 7 डेज ये इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं और ये हो जाता है। अगर हम इनके कॉजेज देखें तो क्रोनिक रीनल फेलियर के कॉजेज में हमारे पास इन्फेक्शन है, नेफ्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन हो गई और डायबिटीज। इसी तरह से एक्यूट रीनल फेलियर में हैमरेज हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो ये हैं दो टाइप्स के रीनल फेलियर। अब हम इन दोनों को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। जो क्रोनिक रीनल फेलियर है इसमें तो कंप्लीटली किडनी अपनी फंक्शनैलिटी छोड़ देती है और फंक्शन उसका कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है और अब वो दोबारा कभी भी फंक्शन नहीं कर सकती। तो इस केस में ये होगा कि ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि किडनी काम नहीं कर पा रही, और जब इसका वेस्ट का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो हमने पहले लेक्चर में ये देखा था कि उससे कन्वर्जन, कॉमा और इवन डेथ हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। अब वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, एक ट्रीटमेंट का मेथड है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस से हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियली जो है वो वेस्ट को रिमूव करें, क्योंकि अब जो किडनी है वो तो काम नहीं कर रही। तो बिल्कुल हम किडनी के प्रिंसिपल पे काम करते हुए नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे। डायलिसिस वो प्रोसेस है जो कि लाइफ सेवियर यहाँ पे साबित होता है, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम ब्लड में से टॉक्सिन्स को निकालते हैं किडनीज के बगैर, क्योंकि किडनीज काम नहीं कर रही और किडनीज जो है वो एफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रही, और हम इसको आर्टिफिशियली अब निकालेंगे वेस्ट को, और ये प्रोसेस कहलाएगा डायलिसिस। और डायलिसिस जो है वो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जिस पे हमारी किडनी काम करती है, लेकिन ये किडनी जितना ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि नेचुरल किडनी जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ये काम कर सकती है। हमारे पास दो जनरल मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू हम डायलिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक हीमोडायलिसिस कहलाता है, जबकि सेकंड वन इज टर्म्ड एज पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट की बॉडी से ब्लड को बाहर निकालते हैं और एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन के थ्रू उसको क्या करते हैं, क्लीन, और देन वो क्लीन ब्लड जो है हम पेशेंट की बॉडी में वापस डाल देते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं निकालते, बल्कि बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही हम ब्लड को क्लीन करते हैं और उसमें से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल पेरिटोनियल डायलिसिस। हम अब डिटेल में दोनों को डिस्कस करेंगे और इनकी टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या है और इसको कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस का बेसिकली मतलब है कि ब्लड को क्लीन करना, उसमें से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करना। हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में हम एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन जिसको डायलाइजर कहा जाता है उसमें से ब्लड को गुजारते हैं और उसे साफ करते हैं। डायग्राम में देखा जा सकता है कि ये जो सारा सेटअप हमें नजर आ रहा है ये डायलाइजर का सेटअप है, जिससे हम पेशेंट की बॉडी से ब्लड को निकालेंगे थ्रू आर्टरी और उस ब्लड को इस मशीन से पास करेंगे। जब ये ब्लड मशीन से गुजर के जा रहा होगा तो इसमें से हम वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये क्लीन ब्लड देन हम अगेन पेशेंट की बॉडी के अंदर भेज देंगे। ये प्रोसेस कहलाता है हीमोडायलिसिस। हम वर्किंग ऑफ डायलाइजर को डिस्कस करते हैं कि डायलाइजर कैसे काम करता है। हमें पता होना चाहिए कि डायलाइजर इज एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन। इसके अंदर दो स्पेसेस हैं जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो सेलोफेन की मेम्ब्रेन है जिसमें सेलुलोज को यूज किया जाता है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ब्लड आर्टरी से आ रहा है और आर्टरी से ये ब्लड जा रहा है इनटू द मशीन, और मशीन के अंदर ये जो ट्यूब्स मौजूद हैं जो यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं, इन ट्यूब्स की जो दीवारें हैं बेसिकली वो बनी हुई हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे दो स्पेसेस हैं, एक ट्यूब के अंदर का स्पेस और एक ट्यूब के बाहर का स्पेस। हमारा ब्लड ट्यूब के अंदर रहता है और वो ट्यूब से बाहर नहीं आता, और यहाँ से हम जो है वो डायलिसेट, जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, उसको हम इस मशीन के अंदर भेजते हैं और बाहर के स्पेस में डायलिसिस फ्लूइड रहता है
और ट्यूब्स के अंदर ब्लड है और ये दोनों आपस में इन कांटेक्ट आते हैं अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इससे होगा क्या कि एक साइड पे अंदर की तरफ ब्लड है और बाहर है डायलिसेट, जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। तो जितना भी हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट होगा, जब ब्लड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा होगा इन ट्यूब्स के अंदर मूव करके, तो वो वेस्ट सारा निकल के बाहर डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। और फिर हम ये करेंगे कि इस डायलिसिस फ्लूइड को जो कि यूज हो चुका है, जो कि वेस्ट से अब भर चुका है, इसको हम वापस क्या कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे और यहां से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड हम अंदर भेज देंगे। तो इस तरह से हम आर्टरी से ब्लड लेंगे, यहां से मूव करते हुए इस ब्लड को हम साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर ये क्लीन ब्लड थ्रू वेन हम पेशेंट की बॉडी के अंदर भेज देंगे। सो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि फर्ज करें कि ये ट्यूब का इंटीरियर है, ट्यूब के अंदर की जगह जहां पे ब्लड है, और ये जो आपको येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं, कंसीडर करें कि ये वेस्ट है और ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि इस ट्यूब की दीवार को आप कंसीडर करेंगे, और इस तरफ बाहर की तरफ जो है ये मौजूद है डायलिसेट यानी कि डायलिसिस फ्लूइड। तो होगा ये कि ब्लड से वेस्ट डिफ्यूज होकर चला जाएगा इनटू डायलिसिस फ्लूइड और डायलिसिस फ्लूइड से कुछ यूजफुल मटेरियल्स ब्लड के अंदर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस डायलिसिस फ्लूइड को यूज करते हुए ब्लड को क्लीन करेंगे और फिर ये क्लीन ब्लड जो है हम वापस पेशेंट की बॉडी में भेज देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल हीमोडायलिसिस। आफ्टर डिस्कसिंग हीमोडायलिसिस हम देखते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा डायलिसिस है कि जिसके अंदर ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकाला जाएगा पेशेंट की बॉडी से, जबकि उसको बॉडी के अंदर ही क्लीन किया जाएगा और ये सारा काम किया जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में। अब ये पेरिटोनियल कैविटी जो है इनफैक्ट ये हमारे एब्डोमेन के अंदर की कैविटी, ये जो हमारा पेट है जहां इसके अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, तो ये जो खाली जगह है पेट के अंदर का जो स्पेस है ये कहलाता है पेरिटोनियल कैविटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन इस पूरी कैविटी को कवर कर रही है, सराउंड कर रही है इसको। ये जो थिन मेम्ब्रेन है इस कैविटी को लाइन कर रही है और कवर कर रही है, इसको पेरिटोनियम कहते हैं और कैविटी को कहते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस कि हम एक कैथेटर लगाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं जिसके थ्रू हम फ्रेश डायलिसेट अंदर भेजते हैं। डायलिसिस फ्लूइड हमने अंदर भेजना है एब्डोमेन के अंदर, क्योंकि हमने ब्लड बाहर नहीं निकालना। सो पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसेट यानी कि डायलिसिस फ्लूइड भेजने के लिए हमने ये एक ट्यूब लगा दी और इस ट्यूब को हमने नाम दिया कैथेटर का। और इस ट्यूब के थ्रू हम क्या करेंगे कि फ्रेश डायलिसेट यानी कि डायलिसिस फ्लूइड हम इस बॉडी के अंदर भेज देंगे। सो यहाँ हमारे पास ये एक ट्यूब है और इसके थ्रू हमने एक बॉटल से फ्रेश सोल्यूशन अंदर भेज दिया जो कि क्या है, फ्रेश डायलिसेट। तो ये बॉडी के अंदर आ गया और अब जो हमारी कैविटी है जिसको हमने पेरिटोनियल कैविटी कहा, उसके अंदर मौजूद है डायलिसिस फ्लूइड। अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसकी जो मेम्ब्रेन है जिसको हमने पेरिटोनियम कहा, पेरिटोनियम की दीवारों में कैपिलरीज मौजूद हैं, तो वहां का ब्लड जो है वो इन कांटेक्ट आ रहा है विद दिस फ्लूइड। तो अब जो है वेस्ट मूव करेंगे फ्रॉम ब्लड इनटू डायलिसिस फ्लूइड। तो आप कंसीडर करें कि ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायलिसेट मौजूद है और ये कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे ब्लड मौजूद है। सो यहाँ पे ये होता है कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो डिफ्यूज करके आ जाता है इनटू डायलिसिस फ्लूइड। सो वेस्ट डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरीज इनटू पेरिटोनियम और ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये भर जाता है किससे, वेस्ट से, और फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके ड्रेनेज बैग के अंदर निकाल लेते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं और फ्रेश डायलिसेट हम वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें ये तसल्ली नहीं हो जाती कि अब बॉडी से वेस्ट का लेवल काफी हद तक कम हो चुका है। तो हम इसको परफॉर्म करते रहेंगे सेवरल टाइम्स, हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सो अब हमारे पास जो हमारा ब्लड है वो क्या हो चुका है, क्लीन। चूंकि हमारी किडनीज काम नहीं कर रही थी तो हमने आर्टिफिशियली इसको परफॉर्म किया, लेकिन बॉडी के अंदर परफॉर्म किया इन कंट्रास्ट टू हीमोडायलिसिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट किडनी और रीनल फेलियर एंड इट्स क्योर। So that was all about kidney failure and its cure.
हम देखते हैं कि बाज औकात किडनी का डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है, क्रोनिक डैमेज हो चुका है कि किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो इस केस के अंदर अब डायलिसिस बार बार हम नहीं परफॉर्म कर सकते और ना वो इसका सोल्यूशन है। हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल किडनी ट्रांसप्लांट। सो किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ऑपरेशन किया जाएगा और डॉक्टर क्या करेगा कि हेल्दी पर्सन से फुली फंक्शनल किडनी लेकर उसको पेशेंट जो कि क्रोनिक किडनी फेलियर से सफर कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर प्लेस कर देगा और ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। और क्योंकि हम अब यूज नहीं कर पा रहे डायलिसिस का मेथड, सो हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे है कि पेशेंट्स जो हैं जिनका एंड स्टेज रीनल फेलियर चल रहा है यानी कि यूरीमिया चल रहा है और अब किडनी का डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि किडनीज 1% भी काम नहीं कर पा रही हैं, सो अब किडनी फ्रॉम मैचिंग डोनर हम लेंगे ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए। अब ये मैचिंग डोनर वो है कि जिसके साथ एबीओ ब्लड ग्रुप की मैचिंग होगी और एचएलए की मैचिंग होगी। सो एबीओ ब्लड ग्रुप से तो हम वाकिफ हैं, एचएलए इज ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजेंस, तो इनकी भी हमने मैचिंग करनी है और ये दो मैचिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम पेशेंट की बॉडी में किडनी रखेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम ना करे और जो हम ग्राफ्ट लगाएंगे जो किडनी को हम उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा अरसे तक सर्वाइव करे। अगर ये मैचिंग नहीं होगी तो वहां पे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगा और पेशेंट की बॉडी जो है वो किडनी को फौरन एक सब्जेक्ट समझ के उसके खिलाफ एक्शन लेगा और किडनी के सेल्स को डेड कर देगा। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दो किडनीज हैं पेशेंट की वो डिजीज्ड हैं, उनमें बीमारी हो गई है, तो यहाँ पे हमने लोअर एब्डोमेन के अंदर डॉक्टर ने क्या किया, नई किडनी प्लेस कर दी और इसको टांग के अंदर जाने वाली ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट कर दिया और ये इसका ट्रांसप्लांटेड यूरेटर है। हम देख रहे हैं कि आमतौर पे हम डिजीज्ड किडनीज को रिमूव नहीं करते क्योंकि किडनीज जो हैं वो ब्लड को फिल्टर करने के अलावा भी कुछ यूजफुल काम कर रही होती हैं। तो जब तक ये किडनीज जो हैं हार्मफुल इफेक्ट ना देना शुरू कर दें या इन्फेक्शन ना कॉज करना स्टार्ट कर दें तब तक हम इनको बॉडी से रिमूव नहीं करते और जो नई किडनी हम ट्रांसप्लांट करेंगे हेल्दी किडनी वो हम लोअर एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी ताकि उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए, रोका जाए ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो और वो फॉरेन किडनी को जो है वो एक्सेप्ट कर ले और वो किडनी उसकी बॉडी के अंदर ब्लड फिल्टरेशन का काम स्टार्ट कर दे। इस तरह से उसका सर्वाइवल इंश्योर किया जा सकता है।